नमस्कार। वर्तमान में भारत की स्थिति को देखें तो भारत और पाकिस्तान में बड़े स्तर पर तनाव है और इस तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने कई डिसीजन लिए। नरेंद्र मोदी ने खुद इसके ऊपर एक्टिव होकर के, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से एक्टिव होकर इस पर काम किया। वो बहुत ही प्रशंसा का विषय था और मजबूती से साफ साफ दिखाई दिया कि पूरे एक्टिवनेस के साथ सरकार काम कर रही है और बहुत सकारात्मक रूप से उस बात का समर्थन करना ही चाहिए, हम सबको करना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से आज की जो मीटिंग थी वो मीटिंग ये थी कि पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग थी। पूरे देश की नज़र इस बात पर थी कि जो सेनाओं को छूट दी गई है उसके संदर्भ में कुछ बड़े फैसले और होंगे और केवल एक एंगल के ऊपर पूरा देश सोच रहा था। लेकिन जैसे ही अश्विनी वैष्णव वहाँ से बाहर निकले कैबिनेट की उस मीटिंग से, जिसे पॉलिटिकल अफेयर्स की कैबिनेट मीटिंग बोलते हैं, उस मीटिंग से जैसे ही बाहर निकले, चूँकि एक बात और समझा दूँ मैं आपको, ये पॉलिटिकल अफेयर की जो कैबिनेट मीटिंग हुआ करती है, इस मीटिंग का मतलब होता है कि एक सुपर कैबिनेट, एक ऐसी कैबिनेट जिस कैबिनेट के अंदर जो है वो उस राजनीतिक दल या कहें कि उस सरकार के अति महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं उनके मुखिया उनके साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी ये और पूरे देश की नज़र इस पर थी कि कुछ बड़ा डिसीजन सामने आएगा। लेकिन जैसे अश्विनी वैष्णव बाहर आए और मीडिया को ब्रीफ करना शुरू किया तो मामला पूरा बदल गया और मामला था जातिगत जनगणना को लेकर के। वो बीजेपी जो लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, उसको ऐसा लगा अब एकदम से कि जातिगत जनगणना सही है, करनी पड़ेगी और किस प्रकार से करनी पड़ेगी, क्यों ज़रूरी है, ये सारा मामला उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 1947 से लेकर के और लगातार जो है कांग्रेस का शासन था और उनको कभी नहीं लगा कि जातिगत जनगणना करनी चाहिए और ये बात सच्चाई है, कभी इसे आवश्यकता नहीं लिखी और न उनको जरूरत पड़ी। अब केवल कांग्रेस जो है राजनीति करने के लिए बात लेके आई है कि भाई हिंदुओं को कैसे तोड़े। इस पर डिटेल से मैं बात बताऊंगा अभी कि क्या बड़ा रीज़न है इसके बारे में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने आज तक जो इसकी मांग नहीं उठाई, लेकिन अब मांग उठा रही है। और चूंकि उन्होंने मनमोहन सिंह जी का नाम लेते हुए भी कहा कि मनमोहन सिंह जी ने एक बार प्रयास भी किया था और उस प्रयास को कांग्रेस ने ही कैंसिल कर दिया था, लेकिन आज वापस से वो चीज़ उठाई जा रही है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो स्पष्ट करना चाहते थे कि इसमें सारी की सारी क्या है, पॉलिटिक्स है। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और यानी कि इस जातिगत जनगणना को कराएंगे और कराने का तरीका उन्होंने बताया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये था कि जो जनगणना कराई जाएगी, मूल जनगणना वैसे ही जनगणना होगी और उस वैसी ही जनगणना के अंदर एक कॉलम होगा और उस कॉलम के अंदर जातिगत जनगणना के आंकड़े भी रख दिए जाएंगे। इस प्रकार की बात इसमें स्पष्ट कर दी, यानी अलग से जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, इसलिए हम ऐसा अलग से कोई जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। बस जो सामान्य जनगणना जैसी आज तक होती आई है उसमें जाति का कॉलम बना करके जातियों की गणना भी कर लेंगे, जिससे उन जातियों को जो पिछड़ी हुई है, जिनका विकास नहीं हो पाया और बाकी चीज़ें हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जिनका विकास नहीं हो पाया, वो विकास हम सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार का एक जो है वो एक मैप बना करके जनता के सामने देने का प्रयास किया। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो सामाजिक आर्थिक कारण जो उन्होंने बताए, उससे भी बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है राजनीतिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी ने एकदम से जो परिवर्तन किया ना, इसके पीछे है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण ये है कि बीजेपी 2014 से लगातार हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। हालांकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अडवाणी जी के समय से शुरू हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शुरू से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे थे। आरएसएस उनके साथ लगी हुई थी, जनसंघ के समय से ही ले ले, और 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी तब भी उसके अंदर आरएसएस के लोग ही थे। और आरएसएस की मूल विचारधारा है कि हिंदुत्व पे ही काम हो, जातियां सब एक हों, ये मूल विचारधारा है और इस पर पूरी तरह से डटे हुए भी हैं और इसमें से कोई चेंज वो करने वाले भी नहीं है, ये भी पक्की बात मान लीजिए। लेकिन जब 2014 के अंदर एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाया गया तो साफ साफ दिखाई दिया कि सारे जो है हिंदू एक होकर के और वोट डाल रहे हैं, धड़ल्ले से वोट पड़ रहे हैं। तो उन्होंने इस पॉलिटिक्स को और मजबूती से पकड़ा और उधर जो है इसी हिंदुत्व के एजेंडे के आधार पर उत्तर प्रदेश में योगी जी भी आ गए। तो बीजेपी के लिए सबसे मजबूत चीज़ जो बन गई वो बनी हिंदुत्व। और ये हिंदुत्व जो था एक ऐसा कार्ड साबित हुआ कि कांग्रेस और बाकी सारे दल धराशायी हो गए और वो कुछ नहीं कर पाए इस मजबूत एजेंडे के साथ। और उसमें साथ साथ
राष्ट्रवाद हमेशा रहा ही रहा है, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रवादी एक संगठन के रूप में रहा है, सभी इस बात को जानते ही थे। तो इसलिए एक पूरी मजबूती के साथ ये सारा मामला चला। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो कॉम्बिनेशन था उससे बीजेपी लगातार जीत रही, धड़ल्ले से पूरे भारत में आसानी से उनका विस्तार होता चला गया। अब एक महत्वपूर्ण बात आई, वो आई 2024 के लोकसभा चुनाव में, और इसमें एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा। इसका एक बड़ा कारण तो ये कि उसने आरएसएस को थोड़ी दूरी बनाई, और वो दूरी वहाँ आरएसएस की दूरी बनाने से एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हो गया। ये एनालिसिस तो हाथों हाथ सभी ने मान लिया था और ये चीज़ हुई भी थी। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसका एनालिसिस एक साल बाद में अब हुआ है, और वो ये है कि जातिवाद का जो फैक्ट था इसने बीजेपी को हराया है। और ये सच्चाई है। अगर मैं अपने ही सांसद क्षेत्र में देखूं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो गया था, नीचे नीचे साफ साफ दिखाई दे गया। और बड़ा कारण होता है जब जाति, देखिए कोई भी व्यक्ति एक पहचान से कनेक्ट होता है। अगर कोई धर्म के आधार पर पहचान हिंदू और मुस्लिम की दो की रखेंगे आप, तो कोई व्यक्ति जिस पहचान से जुड़ा हुआ वो ऑटोमेटिक उस धड़े में जाकर के खड़ा हो जाएगा। फिर अगर आप हिंदू में वो फिर से पहचान डालेंगे कि आप किस जाति के हैं, तो ऑटोमेटिक गर्व के साथ वो अपनी अपनी जाति के साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब अगर हिंदू में फूट डालनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है जाति। और चूंकि हिंदुओं के सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो लोग थे, इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया था उस समय का, जो भी इंडी बोलो इंडिया बोलो फर्क कुछ नहीं पड़ता, जनता सब समझती है, वो जो गठबंधन था उस गठबंधन ने मिलकर के और ये तय किया कि हमें पूरे भारत के हिंदुओं को जातियों में बांटना है और जाति के आधार पर वोट जो है पॉलिटिक्स खेलनी है। और ये पॉलिटिक्स खेली गई, पूरे भारत में पॉलिटिक्स खेली गई। उसका एक बड़ा लाभ जो है वो इनको मिल गया, और नरेंद्र मोदी को एक बड़े टारगेट चेस करने से लोग इस मामले से रोक पाए, यानी एक ये गेम खेल करके आसानी से रोक गए। ये बड़ी बात हुई वहाँ पर। अब जो महत्वपूर्ण बात आई कि ये एनालिसिस जब इनके सामने आया तो इनको डिसीजन करना था, पॉलिटिकल अफेयर्स का मामला था, पॉलिटिकली ये डिसाइड कर चुके थे कि हमें कुछ करना है। तो इन्होंने सोचा कि अब राहुल गांधी के हाथ में चीज़ है कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और ये समाज की अन्य जातियों को जाकर कहते हैं तो वो जातियाँ भी इमोशनली टच हो जाती है कि यार सही बात कर रहा है, हमारी जाति की गणना तो होनी चाहिए, और फिर जितनी गणना हमारी है उसके अनुसार हमें लाभ मिलना चाहिए। तो ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, ओबीसी वाले जो है राहुल गांधी के साथ चले जाएंगे। ये एक प्रकार का जो है एजेंडा बीजेपी के सामने आया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये गड़बड़ हुई है, इसलिए इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी वोट हमारे हाथ से जा रहे हैं, ये उनको लगा कहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस जातिगत जनगणना के इशू को ही ख़त्म करेंगे, तब इसका समाधान है। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि जो मूल जनगणना है उस मूल जनगणना में ही जातिगत जनगणना का कॉन्सेप्ट रख लीजिए, अलग से जातिगत जनगणना नहीं रखेंगे, जिससे कि उस जनगणना का विशेष लाभ तो ये लोग ले न पाएँ। क्योंकि विशेष लाभ कब मिले, जब बीजेपी जातिगत जनगणना कराए ही नहीं, तब तो कांग्रेस साहब कहेगी कि साहब हम आएंगे और हम जनगणना कराएंगे और आपकी जितनी संख्या और उतनी भागीदारी हम देंगे। इसलिए ऑटोमेटिक वो सारी जातियाँ उनके साथ खड़ी हो जाएंगी और अलग अलग जातियों का लाभ उनको मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, और फिर ओबीसी की संख्या भारत में सर्वाधिक, तो उसका पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए ओबीसी की वोट बैंक को वापस से अपनी तरफ से शिफ्ट करने और खींचने के लिए उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो हमें ये जातिगत जनगणना कॉन्सेप्ट स्वीकार करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये था कि डायरेक्टली तो कैसे स्वीकार कर ली, जिस चीज़ को मना ही कर दिया उसको कैसे स्वीकार करेंगे, जातिवाद को स्वीकार करेंगे नहीं, तो करें तो क्या करें। तो उन्होंने तय किया कि भाई जो मूल जनगणना है उसी में कॉलम रखेंगे, और ये बात स्पष्ट भी कहेंगे कि हम मूल रूप से जाति के विभाजन को स्वीकार नहीं करते, और जातिगत जो वैमनस्य है वो फैलता है, जातिगत विद्वेष फैलता है, असमानता फैलती है, उन सब चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम इसे कट्टरता से लागू नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से अलग से जनगणना हम नहीं कराएंगे, बल्कि हम इसी जनगणना में अलग जो है एक कॉलम रख के करवा लेंगे। इससे लाभ ये होगा, लाभ भी बताए फिर कि इससे लाभ ये होगा कि जो जातियाँ पिछड़ी हुई है उनको हम अधिकतम लाभ दे पाएंगे, उनको संरक्षण दे पाएंगे, उनके लिए सोच पाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने कह दी और एक कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश की कि हम जातिगत जनगणना को पूरी तरह अस्वीकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते। अब इस प्रकार से एक एजेंडा ये पूरा जनता के सामने उन्होंने रख दिया। अब दूसरी बात एक और थी साथ साथ, वो थी कि अब तक लगातार इस पिछले 5-7 दिनों से जब से पहलगाम का मुद्दा हुआ या अटैक हुआ, उसके बाद से लगातार पूरे देश की मीडिया का ध्यान उस दुखांतिका पे है
और उसके साथ साथ सेना जो एक्शन ले रही है, सरकार जो एक्शन ले रही है, उससे जुड़ा हुआ सारा मामला चल रहा है। अब इससे क्या होता है, इससे सेना की और सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो चुपचाप काम करने की जो मेन रणनीति होती है, वो डिस्ट्रैक्ट होती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने दूसरी एक रणनीतिक रूप से एक चीज़ और सोची थी कि क्या किया जाए कि सबका ध्यान थोड़ा अलग से हट करके किया जाए। अन्यथा ये डिसीजन तो बाद में भी हो सकता था, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, डिसीजन बाद में भी हो सकता है, लेकिन इस पर चर्चा शुरू हो जाए और जनता और जितने भी लोग हैं, जो मीडिया है, सब कुछ है, वो उस पर कुछ चर्चा करना शुरू करें तो इधर हम काम कर लें। इस प्रकार की स्ट्रेटजी भी निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं रही है और यही बड़ा कारण है कि ये चीज़ प्रभावित रूप से अभी और इस समय ही ये रखी गई, अन्यथा इसकी कोई इसी समय इस बात पे चर्चा होना यह आवश्यक नहीं था। चलिए मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और इसी प्रकार की जानकारियों को आप लगातार जानना चाहते रहे हों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।